गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि तीन वेरिएबल के इक्वेशन को हम गॉस विलेवन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। इनके वर्किंग रूल भी हैं कुछ, और चाहें तो हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को इस बार डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर के मैथ में इस बार ये नया सिलेबस है, और हमें लगता है कि नया होने की वजह से ये एग्ज़ाम में इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, क्योंकि पिछले बार के सिलेबस में ये नहीं इंक्लूड था और इस बार वाले सिलेबस में नया आया है। और नए होने की वजह से और क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसके जो 3 वेरिएबल के क्वेश्चन होते हैं इसको सॉल्व करने में थोड़ा लंबा है, इसलिए हमें लगता है कि ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट भी है। पहले तो इसके वर्किंग रूल को भी हम देख लें। वर्किंग रूल को सॉल्व करने के बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें होता यह है कि 3 वेरिएबल के इक्वेशन होंगे। जैसे मान लीजिए कि a11 x1, a12 x2, a13 x3 और एक b1 कांस्टेंट होगा। ऐसे ही a21 x1, a22 x2, a23 x3 b2 हो जाएगा, a31 x1, a32 x2, a33 x3 b3 हो जाएगा। x1 का जो a11 है, x1 का कॉफिशिएंट है, a12 x2 का कॉफिशिएंट है, a13 x3 का कॉफिशिएंट है और b1 कांस्टेंट है। ऐसे ही 1 2 3 में हमारा होगा। सर्वप्रथम समीकरण 1 की सहायता से समीकरण 2 एवं 3 से x1 का विलोपन कर इन्हें x2 और x3 के पदों में व्यक्त किया जाता है, जिससे समीकरण निकाय रूप में का हो जाता है। मान लो कि a1 x1, a12 x2, a13 x3 इक्वल टू b1 सेम है। अब हम क्या करेंगे, a2 x2, a23 ये b डैश डू, ये इतने में विलोपन कर लेंगे। सेम वैसे ही काम हम स्टेप 3 में करते हैं और स्टेप 4 में, और इसके बाद हम इसके कुछ होते हैं नोट है, नोट एक बार पढ़ लीजिए कि डबल प्राइम्स यह दर्शाता है कि a22, a23, a33 आदि में 2 बार परिवर्तन हुआ है। अगर हमारा डबल प्राइम है, नोट है डबल प्राइम है, तो यह दर्शाता है कि 2 बार परिवर्तन हुआ है। ठीक है। और यदि समीकरण निकाय में अज्ञात यदि समीकरण निकाय में अज्ञात यन चर x1 x2 डॉट डॉट xn हो, अर्थात चरों की संख्या 3 से ज्यादा होने पर इसी विधि का प्रयोग होता है। अर्थात पहले चरण में प्रथम समीकरण की सहायता से शेष समीकरण से x1 हटाया जाता है, पुनः प्राप्त समीकरण में दूसरे समीकरण की सहायता से तीसरे एवं अन्य शेष समीकरणों से x2 हटाया जाता है। यह प्रक्रिया त्रिभुजीय निकाय प्राप्त होने तक दोहराई जाती है, और इस तरह प्राप्त अज्ञात चर xn की सहायता से पृष्ठगामी प्रतिस्थापन द्वारा xn-1, xn-2 डॉट डॉट x2 x1 का मान प्राप्त किया जाता है। समीकरण निकाय को ऑगमेंटेड आव्यूह की सहायता से ऊपरी त्रिभुजीय एस्लोन रूप अपर ट्रेंगुलर इक्लान फॉर्म में बदलकर इस विधि से हल प्राप्त किया जा सकता है। जो देखे प्रश्न 1। पहले तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने आपको पहले भी बता दिया है कि इस क्वेश्चन में हम कैसे भी 3 वेरिएबल के इक्वेशन, मतलब कि एक्स आई जेड 3 वेरिएबल के इक्वेशन होंगे, और जब भी हमारा 3 वेरिएबल का इक्वेशन होगा तो ये भी है कि 3 इक्वेशन होंगे और उनकी सहायता से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए कि एक समीकरण x + 4 - z = -5, x + y - 6z = -12, 3x - y - z = 4 का गॉस विलोपन विधि से हल प्राप्त हमें करना है। पहले तो हम समीकरण रख लेंगे x + 4y - z = -5, x + y - 6z = -12, 3x - y - z = 4। कहने का मतलब ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। इतना होने के बाद पहला स्टेप हम यूज करेंगे कि दो में से एक को घटाने पर तथा समीकरण 1 में 3 से गुणा कर समीकरण 3 से घटाने पर, दो में से एक को घटाने पर, अगर इसमें से इसको हम घटाते हैं
अगर हम ये घटाने पर हमको एक x प्लस 4y माइनस जेड माइनस 5 इक्वल टू एक इक्वेशन मिल जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे तो फिर हमको ये मिल जाएगा, और फिर ये। तो कह सकते हैं स्टेप फर्स्ट में हमारा क्लियर होगा। और स्टेप सेकंड हमारा जो होगा, स्टेप सेकंड होगा कि समीकरण 5 में 3 से तथा 4 में 13 से गुणा कर, 5 में 3 से और 4 में 13 से गुणा कर समीकरण 5 से घटाने पर हमको जो समीकरण मिलेगा वो होगा x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3y माइनस 5z इक्वल टू माइनस 7 71z इक्वल टू 148 इक्वेशन 6 होगा। ये भी कह सकते हैं कि अब हम स्टेप थर्ड में पृष्ठगामी प्रस्थापन से इससे समीकरण 4 में रखने पर हम y की वैल्यू पा जाएंगे। अगर y की वैल्यू हमको मिल गई तो अगर y की वैल्यू मिल गई तो हम जहां दो वेरिएबल का इक्वेशन होगा, इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू रख देंगे तो हमें y और z की वैल्यू रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। कहने का मतलब हमारा एक x मिल जाएगा, एक y मिल जाएगा, एक z मिल जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार हमारा को x की वैल्यू जो होगी 117 डिवाइडेड बाई 71, y इक्वल टू माइनस 81 बाई 71 और z इक्वल टू 148 डिवाइडेड बाई 71। अब ये भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमने x और y और z की वैल्यू जो निकाली है, जो हमने फाइंड आउट किया है, क्या सही है कि गलत है। इस क्वेश्चन में ये भी हम चेक कर सकते हैं कि x y z की जो वैल्यू हमने निकाली है वो सही है कि गलत है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन तीनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में x y और z की वैल्यू रख देंगे। जब x y z की वैल्यू रखेंगे तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा RHS के बराबर आ जाए, हमारा RHS के बराबर आ जाए। जब भी हम सॉल्व करेंगे इसको तो जो LHS हो हमारे RHS के बराबर आ जाए, तब हम ये कह पाएंगे कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो सही है। या अगर हमारा LHS के बराबर RHS नहीं आता है तो सही नहीं है। और ये सबसे अच्छी बात होती है कि हम वैल्यू निकाल के x y z की वैल्यू पुट करके LHS बराबर RHS आ जाए, इसकी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू किसी एक समीकरण में ये हमारा आ जाए तो हमारी x y z की वैल्यू हो जाएगी। और ये फिर से आब्यू विधि से भी सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि एक सेकेंड मेथड बता रहा है। सेकेंड मेथड को भी देख लेते हैं। सेकेंड मेथड आप चाहें तो सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिए गए समीकरण को आब्यू रूप में लिखने पर कह रहा है, तो आब्यू मतलब मैट्रिक्स रूप में। अब इसमें क्या करेगा कि ये जो हमारा इक्वेशन है x का क्या है 113, तो यहाँ पे हमने रख दिया 113। फिर दूसरे y का क्या है, y का देखेंगे 411 माइनस 1 है तो फिर हमने रखा 41 माइनस 1। फिर z का देखेंगे क्या है हमारा, z का देख लो -1 -6 माइनस z, और ये कांस्टेंट 5 12 4। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रखेंगे आब्यू में -1 -6 -1। और हम आब्यू से किसी भी तीन वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हम लोग जानते हैं, जो यूपी बोर्ड के 12th में है और सीबीएसई के भी 12th वाले जो 12th पढ़ के आए होंगे उनके लिए उनका एक मैट्रिक्स से सॉल्व करने के लिए तीन वेरिएबल का इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। वैसे आप नहीं भी पढ़ के आए हैं तो यहाँ देख लेंगे तो ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो आप व्यू से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये एक्स वाई जेड और फिर ये हमारा हो जाएगा इतना इक्वल टू ax इक्वल टू बी रखते हैं और x की वैल्यू एक्स वाई जेड और b ये हो गया। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो r2 इक्वल टू r2 माइनस r1, r3 माइनस r3 माइनस 3r1, और जब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ax इक्वल टू बी इम्प्लाइज डैट इसको सॉल्व करने पे फिर से वही सेम चीज़ आ जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाती है। और जब भी हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू आए तो हम ये जान जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और सॉल्व करने के बाद एक बार फिर से एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके RHS हम निकाल सकते हैं।
कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करें। आप इसको कैसे भी विलोपन भी कैसे भी एक दूसरे की वैल्यू रख के या मल्टीप्लाई करके या एक दूसरे को इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आप निकाल लें। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के बाद जो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, उसमें इक्वेशन में पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो हमारा आएगा वो आरएचएस के बराबर होना चाहिए। और अगर हमारा आरएचएस के बराबर आ गया तो आपने जो भी क्वेश्चन किया है वो सही किया है। ठीक है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन को हम देखेंगे। कह रहा है, क्वेश्चन है कि 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9, फिर है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, फिर है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 को गॉस विलोपन विधि से हल करें। गॉस विलोपन विधि से हल करें। अब मान लें दिया गया समीकरण, ये 3 समीकरण है हमारा। दिया गया समीकरण ये हैं हमारे। ठीक है। तो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 और ये 2, 1 2 3, हमने 1 2 3 इसको क्या किया कि इसको 1 माना, 2 माना और इसको 3 मान लिया। द्वितीय एवं तृतीय समीकरण को प्रथम और रूप में लेने पर अब इसमें भी वही करेगा कि इस समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तथा समीकरण 3 में से 2 से गुणा कर 3 से घटाने पर -2y इक्वल टू -4 और -3y प्लस जेड इक्वल टू -4। अब ये हमारा 4 और 5 हो जाएगा। हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर ऐसा इक्वेशन है तो आप कुछ भी करिए, कैसे भी करके आप चाहे तो फ्री हैं मल्टीप्लाई कर दें, फ्री है डिवाइड कर दें, तो कैसे भी करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मान लें चाहे तो हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को कि अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये हमारा माइनस हुआ और ये हमारा माइनस हुआ। जब ये और ये हमारा प्लस हो गया तो ये हमारा कट जाएगा तो बचेगा 2y बराबर 4। ठीक है। तो y बराबर 2, यहाँ पे सीधे सीधे मिल गया y बराबर 2। और देखिएगा y बराबर आपका 2, y बराबर 2 यहाँ पे है भी। आप चाहे तो सीधे सीधे यहाँ से y बराबर 2 निकाल लें और उसके बाद अगर y बराबर 2 मिल गया तो इसमें y बराबर 2 मिल गया, उसके बाद फिर से इसको सॉल्व कर दें। तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो ये y कट जाएगा, फिर x मिलेगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे x मिलेगा। तो इसको भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो है कि -2y बराबर -4 और ये हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद y बराबर 2 मिला और इसको x बराबर 1। और ये y x z की वैल्यू जब मिल जाए तो किसी एक इक्वेशन में हम पुट करके देख लेंगे तो हमें ये हो जाएगा कि क्वेश्चन सही है कि गलत है। जैसे हमको क्या मिला, y बराबर 2, z बराबर 3, x बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। अब हम क्या करेंगे कि तीनों में किसी इक्वेशन में हम रखते हैं। मान लीजिए कि इसी इक्वेशन में रखते हैं तो x बराबर 1 है, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, ये है ना। तो देखेंगे कि ये हमारा 2 के बराबर आ रहा है कि 2 में से एक घटा -1, -1 3 घटा 2, तो ये आया कि नहीं इसके बराबर। वैसे इसमें देख लो, किसी एक इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। मान लो कि ये 2 रखा तो ये 1 रखे तो 2 हो गया, फिर y की जगह पे 2 -2 रखा और प्लस 3 में z की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो गया। तो ये हमारा इसके बराबर आया कि नहीं आया। फिर इसमें देख लो, अगर हम x बराबर 1 रखें, y बराबर 2 रखा और z बराबर 3 रखें तो क्या हो गया, 3 2 5 1 6, 6 के बराबर आया कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू निकालने के बाद रखेंगे तो ये कन्फर्म है कि आपको उसका
ये XYZ की वैल्यू आ जाएगी। तो ये गॉस विलोपन विधि से इसको सॉल्व करने का तरीका है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखें। ओके, थैंक यू।